वेलकम बैक टू उत्कर्ष एकेडमी। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर पूरे चैप्टर्स को लेकर के आ रहे हैं बहुत ही इंगेजिंग वे में, जिसमें आप देखेंगे स्टोरी के फॉर्मेट में आपको सब कुछ बताया जाएगा। आप केवल रट्टू तोता की तरह रटने नहीं वाले हैं। यहाँ पर आप कैसा भी क्वेश्चन हो, क्रिटिकल थिंकिंग का हो, आपको सोच करके आंसर जिसमें देना होता है वो हो, रटने वाला हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, सबके आंसर दे सकेंगे प्रॉपर। आपको यहाँ पर बस केवल सुनना है, ध्यान से देखना है, याद करने की, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज शुरू करते हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग। ये चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रटें। ये आपको रियल लाइफ में जो जो चीजें होती हैं आप देखने को मिलता है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग होती है दो देशों के साथ, एक बेल्जियम, एक श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन बताया गया। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? एथनिक कंपोजिशन एक जैसे भाषा वाले लोग, एक सोशल डिवीजन देखने को मिलता है जिनका शेयर्ड कल्चर होता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो लोग एक ही देश में रहते हों, अलग अलग देशों में भी रह सकते हैं। बस इनमें क्या, इनको लगता है कि ये कॉमन एंसेस्टर्स, इनके जो पूर्वज हैं वो एक जैसे हैं। एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की। बेल्जियम में दो क्षेत्र मिलते हैं आपको, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। नॉर्थ में आपको फ्लेमिश रीजन मिलता है, नीचे साउथ में वैलोनिया रीजन मिलता है। फ्लेमिश में डच स्पीकर्स हैं और वैलोनिया में आपको दिखाई देते हैं फ्रेंच स्पीकर्स। यहाँ पे इनके साथ कहानी शुरू होती है। फिर यहाँ पे जब डाइवर्सिटी है तो क्या इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इसकी कहानी चलती है। ऐसे ही श्रीलंका में कहानी चलती है। वहां पे दो कम्युनिटीज हैं, सिंघाला और तमिल्स। तमिल्स भी दो तरीके के, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। इनके लेकर के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है। वहां पर देखना है कि श्रीलंका में क्या किया जाता है और बेल्जियम में क्या करते हैं। क्या होता है ऐसा, जो बेल्जियम में कोई समस्या नहीं आती, स्मूथली, पीसफुली सब कुछ चल रहा है, और श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है जो कि सिविल वॉर का रूप ले लेता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके क्वेश्चन के आंसर को देखना है। इसके बाद जस्ट लास्ट एक टॉपिक बचता है कि फॉर्म्स ऑफ, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। बस उनको 4 पॉइंट्स में देखना है, बस चैप्टर खत्म। इसको बहुत स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें। बेल्जियम सबसे पहले कहां पर पड़ता है? यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। ये इतना छोटा है जैसे हमारे यहाँ का हरियाणा। पॉपुलेशन वहां की भी आधी, लगभग 1 करोड़ के आसपास। बेल्जियम इज ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री, स्मॉल इन एरिया देन हरियाणा स्टेट। बॉर्डर्स कहां कहां पे किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? फ्रांस के साथ करता है, उसके बाद आपका लग्जमबर्ग के साथ करता है, जर्मनी के साथ करता है और नीदरलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर आ जाता है आपका फ्रांस, यहां पर लग्जमबर्ग, यहां पर आपका आ जाता है जर्मनी, यहां पर आ जाता है आपका नीदरलैंड। इन 4 के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका पॉपुलेशन अभी बताया जैसे केवल 1 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा। लैंग्वेज, ये वाला रीजन आपका आता है फ्लेमिश रीजन, ये आता है वैलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में जो है 59% लोग डच स्पीकर हैं, डच भाषा बोलते हैं, और वैलोनिया रीजन में फ्रेंच भाषा बोलते हैं 40% लोग। कितने? 40%। याद रखना है, ये क्वेश्चंस भी हम साथ ही साथ समझते चले। इसके बाद 1% लोग, ये वाला जो पोर्शन है, 1% लोग आपका जर्मन भाषा बोलते हैं। और इसकी कैपिटल पूछ दिया जाता है, कैपिटल क्या है? कैपिटल आती है इसकी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में स्थिति एकदम अपोजिट दिखाई देती है। यहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ये आ जाता है कंपोजिशन यहां पर। इसके बाद यहां पर टेंशन आनी शुरू होती है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी को लगता है कि वो मेजॉरिटी में है, बड़ी संख्या में है, उनको फायदे ज्यादा मिलने चाहिए, जबकि हो उल्टा रहा है कि फ्रेंच लोग यहां पर जो हैं वो
कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा रिच दिखाई देते हैं, पावरफुल दिखाई देते हैं। तो टेंशन क्रिएट होना शुरू होता है 1950, 1960, 1950, 1960s में। इसके बाद एथनिक सोशल डिवीजन है जो कि बेस्ड होता है शेयर्ड कल्चर पे, यानी कि उनका कल्चर एक जैसा होता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप वो बिलीव करते हैं कि उनका जो डिसेंट है, यानी कि उनके जो फोर फादर्स हैं, जो पूर्वज हैं, वो एक ही हैं। उनका फिजिकल यानी कि वो रंग रूप में एक जैसे देखने में लग रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही देश में रह रहे हों, जैसे कि इंडियन तमिल्स हों या श्रीलंकन तमिल्स, उनके फोर फादर्स पूर्वज एक ही हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर इंडिया में रह रहे हैं और कुछ लोग श्रीलंका में रह रहे हैं, तो उनके पूर्वज एक जैसे ही है। तो यही एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम में एकोमोडेशन देखना, यहां पर बहुत डाइवर्सिटी दिखाई देती है। यहां के जो लीडर्स होते हैं वो एक प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं। वो क्या करते हैं कि 4 बार यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। कितने बार बदलाव किया गया? 4 बार। कब से कब तक? 70 से लेकर 93 तक, 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। क्वेश्चन याद रखते रहें। ये एक क्या करता है? यूनिक सिस्टम बनाता है, इनोवेटिव अरेंजमेंट कर देता है। इसके बाद बेल्जियन मॉडल के की एलिमेंट्स क्या क्या थे, तो यहां पर याद रखना है 4 तरीके की गवर्नमेंट बनाते हैं। पहले 4 गवर्नमेंट के टाइप्स देखे। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर देते हैं? इक्वल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर क्या किया जाता है? डच स्पीकर्स हो और चाहे फ्रेंच स्पीकर्स हो, दोनों के ही जो मिनिस्टर्स होंगे उनका नंबर सेम रहेगा, जिससे कि कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो यूनिलैटरली यानी कि एक तरफा ना लिया जा सके, दोनों की जरूरत पड़े। This prevents any single community from making unilateral decisions. Some special laws require the support of majority from each linguistic group. अगर कोई डिसीजन लेना है तो दूसरे वाले ग्रुप की भी सहायता लेनी पड़े। Decentralization and autonomy of state. अब यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन शब्द को समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि सारी की सारी पावर एक जगह पर आ जाती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर बढ़ती है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? जो दो रीजन है बेल्जियम के, उसमें एक ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों में क्या बना दी जाती है? स्टेट गवर्नमेंट। क्या बना दी जाती है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर यानी कि शेयर हो जाती है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर डिवॉल्व्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 मेन रीजन्स, फ्लेमिश और आपका वेलोनिया, दोनों में, विच आर नॉट सबऑर्डिनेट, जो कि सबऑर्डिनेट नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे कि सब कुछ उनसे पूछ करके करना है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में एक नया काम कर देते हैं। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है, यहां पर क्या कर देते हैं? दोनों के ही बराबर बराबर लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि जितने फ्रेंच होंगे उतने ही डच। ये यहां पर एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इनको भी, फ्रेंच वालों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया था। इसलिए ये लोग यहां पर 80% होने के बावजूद भी फ्रेंच वाले इसको मानते हैं, इस बात को उनकी। इसके बाद चौथी टाइप की गवर्नमेंट बनती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो कहीं पे भी कहीं रह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अपने अपने रीजनल ग्रुप्स के लिए, लैंग्वेजेस के लिए, एजुकेशनल के लिए काम करने के लिए अपनी कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। यानी कि फ्रेंच के लिए अलग, डच के लिए अलग और जर्मन स्पीकर्स के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई, जो कि एजुकेशनल, कल्चरल, इन सब पे काम करेगी। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड इफेक्टिवनेस। बेल्जियन मॉडल इज इंडीड कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम। हाउएवर इट हैज इफेक्टिवली अवॉइडेड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज एंड प्रिवेंटेड ए पोटेंशियल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। कह रहा है कि अगर
ये कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन इसने क्या किया, लिंग्विस्टिक बेसिस पर सेपरेट आइडेंटिटी ना ले ले, इसको बचाव करता है और यहां पर क्या होता है, सब कुछ पीसफुली रहता है। और इसका सक्सेस का मेजर कैसे किया जा सकता है कि जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था, तो क्वेश्चन आता है यूरोपियन यूनियन कब बना था, 1992 में यूरोपियन यूनियन बना, यानी कि यूरोप के देशों को मिला करके एक यूनियन बना दिया गया, यूरोपियन यूनियन। उसका जो हेडक्वार्टर बना वो कहां पर बना, ब्रसेल्स में बना, इसके कैपिटल में, बेल्जियम के कैपिटल। इसके बाद आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका कहां पर पड़ता है, भारत के नीचे। आपने देखा होगा कि भारत का मैप जब भी आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, श्रीलंका जरूर दिखाई देता है। तो श्रीलंका अगर आप देखें तो ये यहां पर पड़ता है तमिलनाडु। क्या पड़ता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ही नीचे यहां पर क्या दिखाई देता है, श्रीलंका आपको दिखाई देता है। ये एक आइलैंड कंट्री। आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन क्लोज टू तमिलनाडु, कुछ ही दूरी पर दिखाई देता है। इसका जो पॉपुलेशन है लगभग हरियाणा के बराबर, यानी कि 2 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन दिखाई देती है। सोशल ग्रुप्स यहां पे कौन कौन से, 2 कम्युनिटीज बहुत मेजर दिखाई देती हैं, सिंघाला और तमिल। सिंघला और तमिल्स 74% कौन है, सिंघला। तो ये दिखा रहा है एरिया आपका कौन सा, जहां पर सिंघला रिजाइड करते हैं, ये कितने हैं, 74%। इसके बाद तमिल्स। तमिल्स जो है वो कितने हैं, 18%। लेकिन ये 18% 2 पार्ट में बट जाता है, एक 13% और एक 5%। 13% आपके कौन दिखाई देते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। कौन से, श्रीलंकन तमिल्स। ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ये श्रीलंकन तमिल्स का हो जाता है, ये पूरा श्रीलंकन तमिल्स। और 5% आपके इंडियन तमिल्स, जो कि प्लांटेशन के टाइम पर श्रीलंका लाए गए थे, टी प्लांटेशन का काम चलता था उस टाइम पर ये यहां पर आए थे। तो ये हो जाते हैं 5%। इसके बाद 7% यहां पर कौन रहते हैं, क्रिश्चियंस। कौन रहते हैं, क्रिश्चियंस। याद रखना एकदम सिंपल, 74% सिंघाला, 74% सिंघाला, 13% तमिल्स। तमिल्स 13% कौन से हैं, श्रीलंकन तमिल्स, और 5% इंडियन तमिल्स। तो टोटल तमिल्स का पूछेगा तो 18%, इंडियन तो 5%, श्रीलंकन तमिल तो 13%, टोटल 18%। 74% सिंघला, 18% तमिल्स, 13 और उसके बाद 7% क्रिश्चियंस। मेजर यहां पर जो रिलीजन है वो रहेगा यहां पर आपका बुद्धिज्म। कौन सा, बुद्धिज्म। मेजॉरिटी ऑफ सिंगला स्पीकर ज्यादातर कौन सा, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। और जो तमिल्स हैं वो इंडियन हो, ये दोनों मिला करके मुस्लिम और हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन। तो तमिल्स आर मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स, या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम्स हैं। इसके बाद कंसंट्रेशन आपने देख लिया। और ये जो तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल, इनका ये वाला रीजन नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट में ये रिजाइड, यानी कंपोजिशन इनका जो है, जो कंसंट्रेशन है वो कहां पर दिखाई देता है, नॉर्थ में और ईस्ट वाले एरिया में। श्रीलंकन तमिल्स आर मेनली इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। पॉसिबिलिटीज क्या है कि क्या यहां पर क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति दिखाई दे सकती है। इसके बाद मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948। क्वेश्चन समझते चलें, कब 1948 में आजाद हुआ। 1948 के बाद यहां पर देखने को मिला कि जो मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि यहां पर जो बहुसंख्यकवाद, जहां पर मेजॉरिटी क्या करती है, मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन होती है वो माइनॉरिटी को दबाने का प्रयास करती है, उसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। यहां पर सिंघला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, कुछ ऐसी चीजें करी जिससे कि क्या हो, मेजॉरिटी सिंघला लोगों को फायदे मिले, मेजॉरिटी वाले लोग रूल कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, मेजर्स इसके देखें अगर तो सीरीज, यानी कि कई चीजें दिखाई देती हैं उसमें। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 में आया था, जिसमें क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया, सिंघला को। सिंघला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल्स की लैंग्वेज को नहीं ध्यान दिया, तमिल को नहीं ध्यान दिया। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होने लगे, सिंघला को प्रेफरेंस मिले। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, एकदम एक एक चीज ऐसा बना दिया गया है कि आप एकदम ऐसे ही तैयार कर लें, कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सकें। इसके बाद रिलीजियस फेवरेटिज्म, यहां पर इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को इन्होंने प्रोटेक्ट करने का और थोड़ा सा बूस्ट करने का काम किया।
तो इन्होंने क्या किया, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड स्टेट प्रोटेक्शन, स्टेट का प्रोटेक्शन मिला और प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। अब जिससे क्या होगा, तमिल कम्युनिटी अलाइंड फील करेगी, यानी कि हाशिए पे फील करेगी। अगर आप सोचें कि सारी की सारी पावर एक ही जगह पे दे दी जाए, जैसे कि क्लास हो, क्लास में क्या हो, केवल टॉपर्स को ही बोलने का अधिकार मिले और बाकी को नहीं। टॉपर्स ने कह दिया कि 5 बजे आना है तो 5:30 बजे आ जाएंगे, टॉपर्स ने कह दिया 6 बजे आना है 6 बजे आ जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी तो हैं। तो यहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, और यही यहां पर होता है कि आगे चल करके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इंपैक्ट ऑन श्रीलंकन तमिल्स पर क्या इंपैक्ट बढ़ता है, ग्रोइंग एलियनेशन, यानी कि अलाइनेशन बढ़ता गया, यानी कि हाशिए पर आते चले गए, ये बढ़ता चला गया। उनको लगने लगा कि वो क्या है, मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, वो एक तरफ चले गए हैं पूरा। Sri-Lankan Tamils increasingly felt marginalized, perceiving that government policies denied them equal political rights. यहाँ तक कि उनको equal political rights भी नहीं मिल रहे हैं, उनको जो employment की अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पा रही, them employment opportunity, and ignored their cultural and linguistic needs, और उनके सांस्कृतिक और भाषाई जो जरूरतें हैं वो भी सब पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। पॉलिटिकल डिस्कंटेंट यहां पर क्या होने लगा, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन पा रही है। ये चाह रहे हैं कि रीजनल ऑटोनॉमी, तो ये किस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जहां पर हम रह रहे हैं उसको थोड़ा अलग कर दिया जाए, इनकी जो ऑटोनॉमी उस रीजन को प्रदान कर दी जाए। उसके बाद इक्वलिटी इन एजुकेशन चाह रहे हैं, जॉब में चाह रहे हैं, जॉब में अपॉर्चुनिटी बराबर मिल सके। अगर वो कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो उनको पढ़ने का अधिकार मिले, जॉब में अपॉर्चुनिटी मिले, ये सारी चीजें कोशिश की जा रही। अगर रियल लाइफ में यहाँ इंडिया के साथ अगर हम जोड़ करके देखें तो देखिए इंडिया में कितना अच्छा सिस्टम किया गया है कि किसी के साथ भी रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, किसी भी डिसेंट के बेसिस पर किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में या फिर कहीं पर जहां पर भी एजुकेशन आपको प्राप्त करनी है। तो इंडिया कई मायनों में बहुत अच्छा नजर आता है। इसके बाद सिविल वॉर, यहां पर इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि सिविल वॉर हो जाता है, 1980 से स्टार्ट होता है और 2009। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ, 1980 से स्टार्ट होकर के 2009, फाइनली कब एंड हुआ, 2009 में। तो यहां पर क्या होने लगा, राइज ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट यानी कि अलग होने के मूवमेंट चलने स्टार्ट हो गए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, जिसको नाम रखा तमिल एलम, क्या नाम रखा, तमिल एलम, इमर्ज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जहां पर जब हाईली कंसंट्रेटेड थे उसकी डिमांड करने लगे तमिल एलम की, किसकी, तमिल एलम की डिमांड करने लगे। और सिविल वॉर चलता रहा और जाकर के 2009 में ये सिविल वॉर खत्म होता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिविल वॉर की क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये यहां पर हम क्या करते थे, छोड़ देते इतना करके। ये सिविल वॉर की कॉन्सिक्वेंस, सिविल वॉर क्या होता है, जब एक ही क्षेत्र के अंदर 2 कम्युनिटीज या 3 कम्युनिटीज आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, उसी को बोलते हैं सिविल वॉर। यहां पे देखिए ह्यूमन एंड सोशल इंपैक्ट क्या दिया, बहुत सारी हजारों लोग मारे गए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, लोग बेघर हो गए, एंड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड सोशल डिसरप्शन, यानी कि पूरी तरीके से क्या हो गया, सोसाइटी डिसरप्ट हो गई और इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेटबैक्स, कॉन्फ्लिक्ट सेवरली अफेक्टेड श्रीलंका सोशल, जो सामाजिक ताना बाना था वो पूरा चरमरा गया, आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुए, एजुकेशन, हेल्थ, ओवरऑल सारी चीजों में बहुत खराब सिचुएशन दिखाई दी। थोड़े दिन पहले भी हमने देखा कि श्रीलंका की में महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो भी वहां पर बहुत नुकसान देखने को मिला। इसका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। बहुत सिंपल है, 2 कारण बताए गए, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल। प्रूडेंशियल और मॉरल, प्रूडेंशियल में क्या आ जाता है, सोशल स्टेबिलिटी, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि क्या की जाए, पावर शेयरिंग की जाए। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, क्या करता है, पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, विच इन टर्न्स मिनिमाइजेस वायलेंस, जो हिंसा को कम करेगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कम रिड्यूस करने का काम करता है। तो आप
पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि इससे क्या क्या फायदे होंगे। सोशल स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कम होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। इसके बाद डेमोक्रेसी एसेंस, यानी कि ये पावर शेयरिंग एक तरीके से आत्मा है डेमोक्रेसी की। अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग का होना जरूरी है। पावर शेयरिंग अपने डेमोक्रेसी अपने साथ पावर शेयरिंग को लेकर के आती है। तो प्रूडेंशियल रीजन में आपका आ जाता है सोशल स्टेबिलिटी, और मॉरल में आ जाता है डेमोक्रेसी एसेंस। आप बिल्कुल इसको याद करने की जरूरत नहीं है। दो कौन कौन से, प्रूडेंशियल, मॉरल। प्रूडेंशियल में क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। मॉरल में क्या आ गया, डेमोक्रेसी का एसेंस है, यानी कि आत्मा है पावर शेयरिंग। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि अगर कहा जाए कि शायद यही आएगा तो एकदम चौंकने की जरूरत नहीं है कि यही आएगा। तो इसमें दिखाई देते हैं आपको 4 तरीके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें आ जाता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी बोला जा सकता है इसको। हॉरिजॉन्टल डिवीजन से आप क्या समझते हैं तो भी आप बता देंगे कि 3 लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग होती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पावर शेयर की जाती है। और ये इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है कि इनके पास ज्यादा पावर, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं आता है इससे, बल्कि सिस्टम और स्मूथ चलता है। चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, चेक एंड बैलेंस का। द पावर डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल, यहां पे हॉरिजॉन्टल, वेयर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स इन देयर जुरिस्डिक्शन। सब अपने अपने कार्य क्षेत्र, क्षेत्राधिकार में काम करते हैं। दिस इज इजली सीन इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में ये देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल पूछ दे कि कैसे ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है, तो जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उस कानून को एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है, देखना, चेक करना कि ये जो कानून बना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस रहता है। उसके बाद पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी कॉन्सेप्ट को पूरा अगले नेक्स्ट चैप्टर में हमको देखना है, लेकिन हम यहीं से जानते हुए चलें। यहां पर क्या, इसको ही बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन, जिसमें क्या होती है, पावर सेंटर के बाद आती है आपका स्टेट, और स्टेट के बाद आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट्स। यानी सेंटर अपने से कुछ पावर शेयर करता है स्टेट के साथ, स्टेट पावर शेयर करता है लोकल के साथ। तो पूछा जा सकता है कितने टीयर, इंडिया में कितने टीयर की पावर शेयरिंग दिखती है, 3 टीयर पावर शेयरिंग दिखती है। इसी को बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो यही चीज कहलाती है हमारी फेडरलिज्म। तो इंडिया इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखने को है। दिस रेफर्स टू द सिस्टम वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फेडरलिज्म। यही क्या कहलाता है, संघवाद फेडरलिज्म कहलाता है। इंडिया इज ए प्राइम एग्जांपल ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम का ये प्राइम एग्जांपल है। इन सर्टेन मैटर पावर शेयरिंग इज सो एक्सक्लूसिव दैट सर्टेन सब्जेक्ट्स आर ओनली एक्सक्लूसिव टू द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि यहां पर क्या देखने को मिलता है, अगले चैप्टर में बहुत विस्तार से इसको पढ़ेंगे। सेंटर एक बन जाती है यूनियन लिस्ट, यानी कि जिस पर केवल और केवल सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी कानून। एक बन जाती है स्टेट लिस्ट, जिस पर केवल कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाता है। और एक हमारे यहां तीसरा भी दिखता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये 2 हो गए। इसके बाद तीसरा आ जाता है आपका पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुछ सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर की जाती है। अगर हम जैसे पीछे एग्जांपल देखें तो हमने देखा बेल्जियम में किस तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना करके पावर शेयर की गई। वैसे ही इंडिया में अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कुछ मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटीज के लिए क्या किया जाता है,
उनको पावर में लाने के लिए कुछ रिजर्वेशन की सिस्टम किया जाता है, जैसे SC ST वुमेन्स, इनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम करते हैं। तो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, पावर में also be shared among different social groups such as religious linguistic communities, रिलीजियस धार्मिक लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के बीच में भी पावर शेयर की जा सकती है। द कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसका एग्जांपल क्या याद रखना है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इसका एग्जांपल है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स, आपसे पूछ सकता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बताइए, कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। इन मैनी कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैकेनिज्म्स टू इंश्योर करने के लिए दैट सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, इंडिया यूजेस ए सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंडिया में क्या किया जाता है, रिजर्व कर दी जाती हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे हमारे यहाँ लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इनमें था। इसके बाद अभी हमारा वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल आया, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल, जिसमें भी क्या कर दिया गया, 33% सीट्स को रिजर्व किया गया। इसके बाद पर्पस ऑफ सोशल पावर शेयरिंग, इसका पर्पस, दीज अरेंजमेंट्स आर डिजाइन टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड सोशली वीकर ग्रुप्स ए फेयर शेयर ऑफ पावर। यहां पर क्या कि ये किस लिए किया जा रहा है कि वो लोग भी बढ़ चढ़ करके, यानी कि उनको भी एक फेयर हिस्सा मिल सके। पावर शेयरिंग इसलिए किया जा रहा है कि माइनॉरिटीज भी कहीं दबी कुचली ना रह जाएं, ऐसा ना हो जाए कि माइनॉरिटीज को हम भूल ही गए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर श्रीलंका जैसी स्थिति आ जाएगी कि मेजॉरिटी क्या करेगी, माइनॉरिटी को दबाने का प्रयास करने लगेगी। तो अगर सारे का सारा रिप्रेजेंटेशन केवल पुरुषों के पास ही, जैसे पुरुष पहले से हमारे यहाँ जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या देखने को मिलता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष को प्रधानता दी जाती है, तो ज्यादातर जो नेता देखते हैं हम क्या देखते हैं, मेल देख रहे हैं। लेकिन केवल मेल ही डोमिनेंस ना हो जाए, इसके लिए क्या किया गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स किया जा रहा है। और अगर आप लोकल गवर्नमेंट में देखें तो ये संख्या 1/3 रहती है, जो SC ST और वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाती है। इसके बाद पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ट्रेड यूनियंस हो गए, स्टूडेंट यूनियंस हो गए, इनके साथ भी पावर शेयर की जाती है, जिससे कि जब इनके सब्जेक्ट्स की बात चल रही हो तो ये अपने भी इनपुट दे सकें, ये प्रेशर बना सकें सरकार पर, जिससे कि सरकार कोई गलत फैसले ना ले ले। इसलिए इनके साथ भी पावर शेयर की जाती है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स, पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसीज ऑफन इन्वॉल्व्स वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, pressure groups and other public interest groups. These groups influence decision making and ensure that power is not concentrated in one hand. इससे क्या होता है कि दिखाई देता है, ये इंश्योर किया जाता है कि पावर एक हाथ में नहीं है। एक हाथ में जब पावर आ जाएगी तब क्या होगा, करप्शन बहुत बढ़ जाएगा और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे राजा महाराजा के समय पे पावर किसके पास, केवल और केवल राजा के पास हुआ करती थी, तो बाकी लोग क्या अपने को नेग्लेक्टेड महसूस करते थे। कंपटीशन एंड कोएलिशन, ये एक पॉइंट बहुत अच्छा है, ध्यान दें। जब पावर शेयर की जाती है पार्टीज को भी, जब कभी मान लीजिए इलेक्शन हुआ और किसी का इस मैजिकल फिगर को नहीं छू पाया, यानी कि सरकार नहीं बना पा रहा है अकेले दम पर, तो उसको क्या करना पड़ता है, दूसरी पार्टीज का सहारा लेना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। और ये डायरेक्ट दिखाता है पावर शेयरिंग। जब दूसरा व्यक्ति आपके साथ मिलकर के सरकार बनाएगा, कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, तो पावर उसके पास भी जाएगी। In a democratic system, competition among political parties allows citizens to choose their leaders. Choose करने का अधिकार होता है पब्लिक को। This competition can lead power sharing when two or more parties form an alliance to contest election. Election लड़ने के लिए या election के बाद भी alliance बनाए जा सकते हैं। If their alliance wins, they form a coalition government sharing power directly. अगर ये इलेक्शन से पहले कोएलिशन बनता है और वो जीत जाते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं पावर शेयर होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी का भी प्रभाव रहता है। इन एडिशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड वर्कर्स आल्सो प्ले ए रोल इन पावर शेयरिंग। किसान,
ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ये सारे भी अपना क्या करते हैं, इनका भी एक रोल दिखाई देता है, ये प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। दे में पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंटल कमेटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंश्योरिंग दैट वेरियस सोसाइटल इंटरेस्ट आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नेंस। यहां पर दिखाई देता है कि ये लोग भी प्रेशर बना करके कमेटीज के द्वारा ये अपनी बात रख सकते हैं और इनकी बात को माना भी जाता है। देखिए इस तरीके से बहुत ही कम समय में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एकदम सिंपल फॉर्मेट में याद रखना है कि दो देशों की कहानी, बेल्जियम, श्रीलंका। बेल्जियम में आपको क्या दिखाई देता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं हुआ और पीसफुली चला, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया। 70 से लेकर 1993 तक उन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए उसमें क्या क्या देखने को मिला कि एक, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, उसके बाद जिससे कि कोई भी यूनिलैटरली डिसीजन ना ले सके। उसके बाद उन्होंने स्टेट को भी क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, उनको भी पावर शेयर कर दी और ऐसा नहीं रहा कि स्टेट सबऑर्डिनेट हो जाए। तीसरा, उन्होंने ब्रुसेल्स में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर दिया दोनों का, मिनिस्टर्स या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। उसके बाद चौथा, यहां पर एक यूनिक दिखा, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो अपनी लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन के लिए काम करेगी। तो ये 4 हुए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, जिसमें सबसे पहला हॉरिजेंटल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर हुई। फिर वर्टिकल में सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पर। इसके बाद एक आ गया डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में, और आपका सोशल ग्रुप्स जिसमें क्या करेंगे, रिजर्वेशन दिखाई दे सकता है। तो ये यहां पर चैप्टर खत्म होता है। हम इसी तरीके से अगले चैप्टर्स लाते जाएंगे। आप लोग भी बताइए कौन से चैप्टर्स को, किसी चैप्टर की आपको पहले नीड है कि तुरंत बनाना है तो उसमें बनाया जा सकता है। सेकंड, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सारे के कुछ सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे और मैप, सारी चीजों को हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई समस्या नहीं है। थैंक यू।